तो हमने रिवीजन ऑलरेडी कर लिया था, बेसिक चैप्टर नंबर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम चैप्टर नंबर 3 सैलरी का रिवीजन कर रहे हैं, जो सितंबर 24 एग्जाम में काम आएगा सीए इंटरमीडिएट के, और जनवरी 25 वाले एग्जाम में काम आएगा इंटरमीडिएट के, और इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट के भी दिसंबर एग्जाम में काम आएगा। तो सैलरी क्या होती है? बेसिकली 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि ये रिवीजन है तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया। 5 हेड होते हैं हमारी इनकम के। तो फर्स्ट हेड होता है सैलरी का, ना? और जो भी असेसी है, अगर इंडिविजुअल पर्सन है वो कहीं जॉब करता है तो उसकी जो इनकम होती है वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। सेक्शन 17(1) में बताया गया है कि कैसे सैलरी की में क्या क्या ऐड करना है। तो उसमें हमारी बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है, बोनस फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन जो अलाउंसेस हैं, परक्यूजिट्स हैं, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये हमारे फुल्ली टैक्सेबल नहीं होते, इसको अलग से पढ़ेंगे। कुछ अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है, कभी कभी फुल्ली टैक्सेबल भी हो जाते हैं, और कभी कभी फुल्ली टैक्सेबल नहीं भी होते। और फिर एडवांस सैलरी भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है ग्रॉस सैलरी, और जिसमें से हम डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 16, जो 3 है। 16 में सेक्शन हमारे पास 3 डिडक्शन देता है: स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, और प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन। लेकिन हमारा जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, उसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलती है। ओल्ड में हमें ये दोनों मिलती हैं, बल्कि तीनों मिलती हैं। ये तो बोथ स्कीम में हमें मिलता है। ये अभी हम सब देख लेंगे आगे, साथ के साथ बताता रहूंगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, 3 डिडक्शन है मैक्सिमम, और फिर हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाए। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 21-22 से अमेंड हुई है। पहले 40 हुई थी, 50, और कुछ साल बीच में 8, 10, 12 साल, 15 साल तो गायब ही हो गई थी। उससे पहले होती थी 1/3 और 15,000, 25-30 साल पहले। तो फिर बीच में बंद हो गई, फिर 40 आई, फिर 50 हो गई, अभी 50 चल रही है। तो 50,000 रुपए या जो सैलरी है जो भी कम हो, तो सैलरी तो पूरे साल भर की 50 से कम क्या ही होगी। फिर भी अगर मान लिया सैलरी 25,000 है तो 25,000, क्योंकि जितनी सैलरी है उससे ज्यादा की डिडक्शन तो मिलेगी नहीं। अदरवाइज 50,000 की है, अगर 50 से ज्यादा की सैलरी है तो ये एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। और ये सभी एसएससी को मिलती है ना। अच्छा, जो फैमिली पेंशन है, यहाँ एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है तो वो तो यही डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। फैमिली पेंशन में इसके साथ की एक, जो मैं कह रहा हूँ 20-25 साल पहले होती थी 1/3 या 15,000, जो भी कम हो, तो वो फैमिली पेंशन में अभी भी चल रही है वही, तो वो वहां पर मिलती है अदर सोर्सेज के चैप्टर में। यहाँ अगर एम्प्लॉय को खुद पेंशन मिलती है, बस रिटायर हो गया पेंशन मिलती है, तो भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी स्टैंडर्ड, है ना। और ये चाहे पुराना हो चाहे नया हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम, ये हमें मिल जाती है। तो नया पुराना दोनों में हमें मिल जाती है। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है केवल कब मिलेगी? न्यू मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही मिलेगी, अंडर सेक्शन 115 BAC में ही मिलेगी। पुराने में सॉरी, इसमें नहीं मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। किसमें मिलेगी? पुराने में, पुराने में ही मिलेगी, नए में नहीं मिलेगी। तो हम पढ़ रहे हैं, अगर पुराना है तो हमें एग्जाम में डिडक्शन देना, नहीं तो नहीं देना। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या है कि ये केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी डिडक्शन।
किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और 3 पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगा ये क्या है? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ या 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगी वही डिडक्शन मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजीम। क्लियर? अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। प्रोफेशनल टैक्स यहां लिखा है 115 BAC 1A में हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे वो एंटरटेनमेंट अलाउंस हो चाहे प्रोफेशनल टैक्स हो, वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब पुरानी में ही मिलेगी और ये डिफॉल्ट या नए में नहीं मिलेगी, ऐसा लिखा भी है। अब प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या है? जो गवर्नमेंट को हमने एक्चुअल पेमेंट करा है वो एनुअल एनी अमाउंट पेड, मतलब एक्चुअल पेमेंट होना जरूरी है। आपने एक्चुअल पेमेंट करा हो, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने दिया चाहे आपने दिया, गवर्नमेंट की जेब में पैसा होगा तो ही डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने खुद दिया है केवल डिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉयर ने दिया तो आपकी तो इनकम भी हो गई ना भाई, आपका खर्चा वो कर रहा है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया है तो पहले आपकी इनकम में, सैलरी इनकम में जुड़ेगा और डिडक्शन तो मिलेगी, चाहे आप दें चाहे एम्प्लॉयर दे। चाहे आप पेमेंट करें चाहे एम्प्लॉयर करे, माइनस होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने दिया है तो केवल माइनस होगा, एम्प्लॉयर ने दिया है तो पहले इनकम में जुड़ेगा और फिर यहां माइनस। क्लियर? सैलरी मिल सकती है आपको बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी में ग्रेड सिस्टम हो सकता है। अब ये ग्रेड सिस्टम कैसे काम करता है? मान लिया आपकी जॉब लगी 1/5/19 को इस स्केल में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी 1/5/19 से लेके 30 अप्रैल 20 तक एक साल आपकी 12,200 रुपए की सैलरी रहेगी पर मंथ। फिर जब एक साल खत्म हो जाएगा 1/5/20 से लेके 30 अप्रैल 21 तक, अगले साल 300 रुपए की सैलरी बढ़ के 12,500 रुपए पर मंथ हो जाएगी। हर एक साल ज्वाइनिंग डेट से जब खत्म होगा तो आपकी सैलरी 300 बढ़ती जाएगी जब तक कि वो 17,400 ना हो जाए। और 17,400 एग्जैक्टली हो जाए या 17,400 एग्जैक्टली नहीं हो पा रही है, उससे ऊपर निकल जाए, तो फिर 500 रुपए हर साल बढ़ाना शुरू करेंगे और फिर वो आप 19,400 तक जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, या तो नहीं आपके पास ग्रेड सिस्टम मिलेगा ताकि आपकी सैलरी वहां। तो ग्रेड सिस्टम कैसे काम करता है समझ में आया आपको? ये हमेशा ही टैक्सेबल होता है, बोनस हमेशा ही टैक्सेबल होता है। ये आपको मिलता है महंगाई के लिए, बोनस एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए, कमीशन भी 100% टैक्सेबल। अलाउंसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ अलाउंसेस 100% टैक्सेबल हैं, कुछ 100% एग्जेम्प्ट है और कुछ पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट। फिर आती है परक्विजिट, एक तरीके से कह सकते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स हैं। वैसे तो कैश बेनिफिट भी होते हैं, बस मनी में फिक्स नहीं होते हैं, ज्यादातर तो नॉन कैश बेनिफिट्स ही होते हैं। और ये भी बाद में देखेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हम बाद में देखेंगे। तो सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर होती है। मतलब ये मान लिया आपका 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक ये प्रीवियस ईयर है मान लिया, तो ये 12 महीने की आपको सैलरी मिली, प्लस आपने 2 महीने की एडवांस सैलरी ले ली अप्रैल और मई 24 की। ये तो अगले साल की है, आपने इसी साल ले ली, तो इस साल 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। अगले साल 2 महीने की ये वाली टैक्सेबल नहीं। तो इसलिए क्या लिखा है? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ नहीं कहा जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे और मंथ, मतलब
अप्रैल की सैलरी ड्यू होगी 30 अप्रैल को, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा सिचुएशन है तो 12 महीने कौन से होंगे? अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डेट पर। अब फर्स्ट डेट का मतलब ये नहीं है कि अप्रैल की सैलरी 1 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी, काम ही नहीं करा। तो 1 अप्रैल की सैलरी कब ड्यू होगी? 1 मई को। अप्रैल महीने की सैलरी कब होगी? महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की 1 तारीख को। इसका मतलब मार्च महीने की कब ड्यू होगी? 1 अप्रैल। तो पिछले साल वाली सैलरी, क्योंकि मार्च 23 तो पिछले साल में, ना तो वो ड्यू हुई पिछले साल, ना ही रिसीव हुई, तो पिछले साल तो टैक्सेबल नहीं होगी, वो तो इस साल टैक्सेबल होगी। और इस साल का जो मार्च है वो अगले साल ड्यू होगा, तो वो अगले साल टैक्सेबल होगी। तो जब भी फर्स्ट डेट लिखा हो तो हमारे 12 महीने कौन से होंगे इस साल में जो टैक्सेबल होंगे? मार्च 23 से लेकर फेब 24, ये 12 महीने इस साल टैक्सेबल। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है 1 तारीख को ड्यू होती है सैलरी, तो ये 12 महीने लेने हैं। अगर कुछ नहीं लिखा या लिखा आखिरी दिन होती है तो ये 12 महीने लेने। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखें। अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसी अलाउंसेस, अच्छा अलाउंसेस होता क्या है पहले तो ये समझ ले, अलाउंसेस होता क्या है। तो अलाउंसेस होता है फिक्स्ड कैश मिलता है। क्या मिलता है? फिक्स्ड कैश मिलता है, किसी भी पर्पस के लिए मिल सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है, लेकिन आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। कुत्ता पाला आपने, डॉग अलाउंस मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये कैटेगरी 1 कुछ लोगों के लिए फ्री है सारी अलाउंसेस। कैटेगरी 2 कुछ अमाउंट फ्री है सबके लिए। और थर्ड जो सबके लिए पूरा ही टैक्सेबल है। तो कैटेगरी 1 की अलाउंसेस हम देखें तो ये ऐसी अलाउंसेस हैं जो कुछ लोगों के लिए सारी अलाउंसेस फ्री है। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, उनकी सारी अलाउंसेस फ्री है, उन्हें जो भी मिलती हो किसी भी नाम से मिलती हो, पर्सनल ऑफिशियल सब फ्री। ऐसे ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलाउंस यूएनओ के एम्प्लॉई हैं और सार्क मेंबर कंट्रीज हैं। एमपी एमएलए के डेली एंड कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है, एमपी की और कोई अलाउंस है वो, और एमएलए की 2000 रुपए पर मंथ तक की अलाउंसेस, ये सब एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जेम्प्ट तभी होंगी जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। इसका मतलब फुल्ली टैक्सेबल है, न्यू टैक्स रिजीम या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कह सकते। एग्जाम कब मिलेगा? जब आप पुराने वाले में जाएंगे। ठीक है। छठा पॉइंट है अलाउंसेस ऑफ परक्यूजिट गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, आउटसाइड इंडिया। और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वर्किंग आउटसाइड इंडिया, आपको कोई परक्यूजिट या अलाउंसेस मिली है, वो सब फ्री है। ठीक है, वो सब फ्री है आपके। आगे बढ़े। अब हम आते हैं कुछ ऐसी अलाउंसेस जो कुछ अमाउंट फ्री हैं और कुछ अमाउंट टैक्सेबल है। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आती है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। क्यों मिलता है एचआरए? आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके मालिक को पता चला, एम्प्लॉयर को पता चला कि आपकी बहुत सारी सैलरी तो किराए में चली जाती है, तो हम आपको कुछ हेल्प करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर आपके बारे में सोचेगा तो आप भी कंपनी के बारे में, एम्प्लॉयर के बारे में अच्छा सोचेंगे। तो 3 पॉइंट में सबसे कम अमाउंट फ्री हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे कम क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% या 40% ऑफ सैलरी। यहां हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे काम आते हैं। वो क्या है? यहां जो लिखा है सैलरी 10%, 50%, 40%,
तो यह सैलरी का क्या मीनिंग है? इस सैलरी को हम एक नया नाम दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये नाम कानून में, लॉ में नहीं है, ये हम अपनी सहूलियत के लिए एक नया नाम दे रहे हैं और मैंने रखा नाम स्टैंडर्ड सैलरी। ये इंस्टीट्यूट नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं। क्या? अब इससे फायदा क्या होगा? जब तक मैं आपसे कुछ और ना कहूं, सैलरी का मतलब स्टैंडर्ड सैलरी। समझ में आया? अब होता क्या है, इनकम टैक्स में 50 जगह सैलरी के अलग अलग मीनिंग दिए। बच्चे उन 50 जगह याद रखेंगे सैलरी का मीनिंग क्या है, लेकिन इन 50 में से 45 जगह सैलरी का मीनिंग है स्टैंडर्ड सैलरी। तो मैं कहता हूं 5 जगह याद रखो ना सैलरी का जो स्टैंडर्ड नहीं है। 45 जगह स्टैंडर्ड है, आप मत रखो उन 45 जगह को याद, क्योंकि वहां तो स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं कहा। तो 5 जगह में से एक जगह आ चुकी है ऑलरेडी। कहां पर? एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन में एक पॉइंट था 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। वहां स्पेशली लिखा था बेसिक, स्टैंडर्ड नहीं लेना, बेसिक लेना। ऐसे टोटल 4-5 जगह हैं बस, बाकी हर जगह क्या है? स्टैंडर्ड सैलरी में 3 चीजें आती, एक बेसिक सैलरी, एक डीए। लेकिन डीए कौन सा, ये और बात समझते हैं ध्यान से। हम इसका नाम स्पेशल डीए रख रहे हैं। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं इसका नाम स्पेशल डीए, आईसीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कहता है, मैं आपसे कह रहा हूं इसका नाम क्या है? स्पेशल डीए। स्पेशल डीए क्या होता है? जब आपकी जॉब लगी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेसिक सैलरी होती है ना, उसमें डीए भी अगर इंक्लूड हो रहा है तो वो स्पेशल है। या हमसे ये कहा गया जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ग्रेजुटी वगैरह के समय भी हम डीए को सैलरी का पार्ट मानेंगे, तो भी वो स्पेशल है। तो स्पेशल कब है? उसे सैलरी का पार्ट माना जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह के लिए, तो वो क्या है? स्पेशल। उस स्पेशल डीए को लेना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है डीए 1000 रुपए है, लेकिन उसमें से 40% ही स्पेशल है। तुम 40%, 1000 का 40% 400 ले लेंगे, ठीक है? तो एक बेसिक सैलरी लेना है, एक डीए लेना है स्पेशल, और एक स्पेशल कमीशन लेनी है। ये स्पेशल कमीशन क्या है? कमीशन स्पेशल तब है जब वो फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पर सेल पर मिलेगी। आपकी कमीशन है 2000 पर मंथ, नहीं लेनी, यहां पर नहीं लेनी। टैक्सेबल तो होती है, मैंने बताया था 100% केस में टैक्सेबल होती है। बोनस, कमीशन में ये देखो, कमीशन हमेशा टैक्सेबल है, डीए हमेशा टैक्सेबल है, तो जितना मिलता है सारा टैक्सेबल है। हम ये कमीशन और डीए एचआरए में स्टैंडर्ड सैलरी में लेना है या नहीं उसकी बात कर, टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड सैलरी में कितना लेना है? स्पेशल डीए और स्पेशल कमीशन। समझा? कमीशन 2000 पर मंथ है तो टैक्सेबल है 100% पहले, लेकिन यहां नहीं लेना। तेल का 2%, 5% है, लेना है। समझ में आती है बात? 3 चीजें लेनी है, बेसिक, स्पेशल डीए, स्पेशल कमीशन। स्पेशल डीए क्या है? एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपको सैलरी में डीए को भी ऐड किया जाता है। स्पेशल कमीशन क्या है? फिक्स परसेंटेज ऑन द सेल्स मिलता है, तो वो भी स्पेशल कमीशन। इन 3 चीजों को लेना है। अब इन 3 चीजों को लेकर क्या आएगा? सैलरी। तो सेकंड पॉइंट में उस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी लेना है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी होती है 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन 4 मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको सैलरी का 50% करना है, नहीं तो 40% करना है। क्वेश्चन में नहीं बताया आप कहाँ रहते हैं, तो एक तरफ पूरा इंडिया है, एक तरफ केवल 4 शहर, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रेस्ट ऑफ इंडिया में रहने की है। आपको 40% लेना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा। अगर मेट्रो सिटी में आप रहते हैं तो 50%। एक और बात ध्यान रखनी है, क्या इन सबको कैलकुलेशन के लिए हमने क्या क्या यूज करा? फर्स्ट पॉइंट क्या है?
एक्चुअल HRA रिसीव, 3 पॉइंट है ना, जो सबसे कम हो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, एक्चुअल HRA रिसीव है ना, तो एक HRA यूज हुआ। सेकेंड है रेंट पेड माइनस, तो रेंट पेड यूज हुआ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, स्टैंडर्ड सैलरी में तीन चीजें यूज हुई, बेसिक, स्पेशल डीए, स्पेशल कमीशन। थर्ड पॉइंट है 40 और 50% ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, आप कहाँ रहते, तो प्लेस ऑफ हाउस। तो ये सारी चीजें यूज हुई, 1 2 3 4 5 6। अब याद रखिए इन 6 आइटम में किसी में भी कोई भी चेंज आ गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन 6 आइटम में कभी भी कोई भी चेंज आ गया तो आपको कॉलम बनाने हैं अलग अलग वर्किंग नोट में। जैसे अप्रैल टू जून, 1 जुलाई से उसकी सैलरी बढ़ गई, तो अप्रैल टू जून फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अलग अलग निकालो। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है ना, ये वाले, ये ये वाले फर्स्ट सेकंड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम, ऐसे ही अलग अलग निकालो, मिनिमम निकालो, मिनिमम वो एग्जाम हो जाएगा। तो जुलाई से उसकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन अगस्त में वो दिल्ली से गाजियाबाद आ गया, जुलाई का अगस्त अलग हिसाब, अगस्त से जगह बदल दी अलग, अगस्त सितंबर तक ठीक है, उसके बाद अक्टूबर से उसका किराया बढ़ गया, तो अगस्त एंड सितंबर का अलग, अक्टूबर से अलग। कहने को था इन 6 चीजों में किसी भी चीज में कोई भी चेंज आएगी उसका हिसाब अलग लगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस पे मैंने दिया असाइनमेंट में, काफी बड़ा है, 6 या 8 नंबर याद आ रहा है थोड़ा सा, इसी के बाद होगा। तो वो काफी बड़ा है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है और काफी उसमें चीजें दी हुई, ठीक है। अब यहाँ लिखा है फोर्थ पॉइंट में कि अगर वो रेंट नहीं देता है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। देखो याद नहीं रखोगे तो भी आपको बहुत सिंपल है, मान लिया रेंट नहीं दे रहा तो रेंट पेड क्या हो गया, 0, तो बी पॉइंट सेकंड पॉइंट 0 ही हो गया, तो मिनिमम एग्जाम्प्ट होगा तो एग्जाम 0 हो जाएगा, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आती है बात। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नई टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में HRA नहीं, आपको पुराने में जाना है अगर HRA चाहिए, नहीं तो न्यू में HRA। तो HRA बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंसेस है आपके लिए। कुछ ऐसी अलाउंसेस हैं जो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं मिलती, ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलती है। जैसे आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस मिला। HRA क्या है, आप खुद उसके घर, उस घर में रहते हैं तो पर्सनल आपका पैसा जो मिल रहा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, पर्सनल यूज के लिए मिल रहा है, आपके राय के मकान में रहते हैं फैमिली के साथ, तो ये पर्सनल मैटर है आपका, उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहे हैं। लेकिन जो स्पेशल अलाउंसेस हैं ये ऑफिस के काम के लिए ही ऑफिस वाले पैसे दे रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल कुछ है नहीं, आपकी इनकम में आना ही नहीं चाहिए। जैसे आपके ऑफिस वालों ने कहा लो भाई दिल्ली जाओ, ये काम करके आओ, और दिल्ली आने जाने में 200 रुपए खर्च होंगे, ये लो 200 रुपए, तो आपका क्या फायदा हुआ इसमें, कोई फायदा हुआ आपका, ये आपके लिए टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको 200 रुपए मिले और आपने 180 रुपए खर्च करके 20 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, तो 20 रुपए आपकी इनकम है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो। तो ये जो भी पर्सनल नहीं है, ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, इसमें साफ लिखा है जितना खर्चा कर दोगे एग्जम्प्ट है, जितना अपनी जेब में डालोगे वो टैक्सेबल है। ट्रैवलिंग अलाउंस, एक जगह से दूसरी जगह आप गए हैं, है ना, और डेली अलाउंस, आपको शहर से बाहर भेज दिया किसी काम के लिए तो आपको रोज के पैसे मिलते हैं। और कन्वेंस अलाउंस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपने कुछ कन्वेंस आपने यूज करी। हेल्पर अलाउंस, ये केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगा। आपको काम मिला, काम आपको कुछ ज्यादा मिल गया, तो आपके एम्प्लॉयर ने कहा ये लो हेल्पर अलाउंस, पैसे ले लो 5,000, किसी और से काम करा लेना, अपने घर पे एक दोस्त से, किसी जान पहचान।
तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है जितना भी आप खर्चा करते हैं, ठीक है। एकेडमिक अलाउंस है, जैसे आपको कहा गया कि भैया कंप्यूटर चलाना सीख कर आओ। यूनिफॉर्म अलाउंस है, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला कि आप नई यूनिफॉर्म या हमारा जो डिजाइन है रोजाना धुलवाकर साफ सुथरी प्रेस करोगे, कपड़े पहनकर आएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से ऑफिशियल पर्पस के लिए मिल रहा है, लेकिन ये केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अलाउड है, ठीक है। जितना खर्चा है उतना अलाउड है, कुछ ही नहीं कहा तो मानो सारा ही खर्चा कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ही नहीं कहा तो जीरो खर्चा हुआ है, तो सारा ही खर्चा हो गया ऐसा मान लेंगे, तो सारा ही एग्जाम्प्ट कर देंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, नाम से पता चल रहा है क्यों मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्यों मिलता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए। एम्प्लॉयर ने कहा लो आपके बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, लो हमारी तरफ से कुछ पैसे ले। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर 1 लिखना है जितना भी आपको मिला अलाउंस, लेकिन 2 बच्चों से ज्यादा का नहीं लिख सकते। फिर आपको लिखना है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एक बच्चा है, एक बच्चे के लिए मिला तो एक ही बच्चा लेंगे, 2 बच्चों के लिए मिला 2, 3 बच्चों के लिए मिला तो 2 बच्चों का हिसाब। दोनों में से जो कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो एक्चुअल में मिला है, मान लिया एक्चुअल में मिला ए पॉइंट नहीं, एक्चुअल में जो मिला है, क्योंकि ए पॉइंट में तो 2 बच्चे हैं मैक्सिमम, मान लिया किसी को 3 बच्चे के लिए मिला, वो 3 बच्चों के लिए मिला, माइनस ए बी में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्स। लेकिन पुराने में ही मिलेगा, नए में टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। एग्जेम्पशन कब मिलेगी, पुराने में। हॉस्टल अलाउंस सेम है, बस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड हॉस्टल अलाउंस। ये भी कब मिलेगा, इंडिया में पैसा खर्च किया हो और पुरानी टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तभी मिले, नए में नहीं मिले। नए का सीधा फंडा है कि हमने टैक्स रेट कम कर दिया, आपकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी, सिंपल बना देंगे, हाँ? लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड और हो गया, नया पुराना नया पुराना, क्या ही है। बहुत ही जल्दी इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले, और ये सब कुछ खत्म करके सिंप्लीफाई करने वाले। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसे कहते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये मिल तो किसी को भी सकता है, लेकिन सबके लिए टैक्सेबल होता है। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है तो उस दिव्यांग है तो उसको कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है। तो अगर एम्प्लॉई हैंडीकैप्ड है तो उसको 3200 रुपए पर मंथ तक एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है, चाहे नया पुराना हो दोनों में मिलेगी, क्योंकि हैंडीकैप्ड है तो दोनों में। ये बात समझ में आती है। अंडरग्राउंड अलाउंस, आप जमीन के नीचे काम कर रहे हैं, कोल माइन में काम कर रहे हैं, तो 800 रुपए पर मंथ तक मैक्सिमम आपको अलाउ हो सकता है, वो भी पुरानी टैक्स रिजीम में, नई में नहीं। आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, कोई पर्सनल पर्पस के लिए पैसा मिला जिसे आउट स्टेशन अलाउंस भी कह सकते हैं, तो 10,000 रुपए पर मंथ या 70% अलाउंसेस का जो भी कम हो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन ओल्ड में ही। ट्राइबल शेड्यूल बैकवर्ड या रिमोट एरिया अलाउंस है, तो 200 रुपए पर मंथ ओल्ड में ही मिलेगी मैक्सिमम। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मैक्सिमम 2600 रुपए ओल्ड में। कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस मैक्सिमम 1000 रुपए ओल्ड में। बॉर्डर एरिया अलाउंस मैक्सिमम 1300 रुपए ओल्ड में। और बाकी जो टैक्स, जो अलाउंसेस हमने नहीं पढ़ी वो फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। क्या इन सब में हमने डीएनएस अलाउंस पढ़ा है, फुल्ली टैक्सेबल। क्या हमने अलाउंस, क्या हमने चिल्ड्रन अलाउंस पढ़ा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा, चिल्ड्रन अलाउंस नहीं, फुल्ली टैक्स। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्स, डॉग अलाउंस फुल्ली टैक्स, जो नहीं पढ़ा फुल्ली टैक्स।
ठीक है, तो ये एक लिस्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि दोनों ही सिचुएशन में फुली टैक्सेबल है, जो कि हमने नहीं पढ़ी। और हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जो कुछ हैं ये आपको मिलते हैं केवल और केवल पार्टली मिलते हैं दोनों में, और फुली एग्जेम्प्टेड हैं कुछ, ये हमने पढ़ा। प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। अच्छा, अगर हमें आउटसाइड इंडिया, हमने बात करी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया है तो उसकी परक्यूजिट अलाउंसेस दोनों ही फ्री है, तो दोनों टैक्स रिजीम में फ्री है उसकी, चाहे नया हो चाहे पुराना। प्रोविडेंट फंड काफी बड़ा टॉपिक है, प्रोविडेंट फंड भी, तो उसको हम ध्यान से समझते हैं। प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में जब कोई भी रिटायर होता है एम्प्लॉय, उसे चार चीजें मिलती है। एक, जो एम्प्लॉय ने जमा कराया हर साल, और एक वो पैसा भी मिलता है जो एम्प्लॉयर ने जमा किया। ठीक है, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट भी मिलता है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो चार चीजें मिलती हैं। तो इन चारों चीजों का ट्रीटमेंट हमें देखना है, क्या टैक्सेबल है क्या एग्जेम्प्ट। ये डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोविडेंट फंड इनमें से कौन सा है, और डिपेंड करेगा कि पैसा हम जमा करा रहे हैं या हमें मिल रहा है। हम जमा कराएंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस और मिलेगा जब रिटायर या डेथ होंगे, तो हमें इन सब बातों का रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, जिसे हम SPF कह देते हैं। सेक्शन 10(11) में ये एग्जेम्प्ट होता है। अब याद रखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, और इसमें जितना भी पैसा आपका एम्प्लॉयर कुछ भी जमा कराएगा सब फ्री है। रिटायरमेंट डेथ पे जो मिलेगा सब फ्री है, कुछ भी नहीं टैक्सेबल हो। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हर महीना उसका पैसा जमा हो रहा है प्रोविडेंट फंड का, सब फ्री है। रिटायर होने पे 20, 30, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मिले, सब फ्री है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? दूसरे नंबर पर है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अगर ये हमारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड दोनों अप्रूव कर देते हैं, तो हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। अब मैंने आपको बताया था कि चार चीजें होती हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उन दोनों पे इंटरेस्ट। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का। मान लिया उसकी बेसिक सैलरी है 1 लाख, उसकी सैलरी में से 10,000 कट गए, 90,000 की उसकी नेट सैलरी मिली उसे। ये 10,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हो गया प्रोविडेंट फंड। अब इनकम टैक्स कैसे काम करता है? टैक्सेबल होता ही है ग्रॉस सैलरी, ये 10,000 टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए मिले, उस 1 लाख रुपए को हमने टैक्सेबल कर दिया। अब उस 1 लाख रुपए में से 10,000 आपने अपने किसी बैंक में जमा कराया, तो हम उस पर दोबारा टैक्स थोड़े ना लगाएंगे। तो एक तरीके से आपके कहीं पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में, तो उस पे कोई टैक्स, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी पर टैक्स, ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगेगा। ये बात समझ में आती है? तो एक बात ध्यान रखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट कभी भी नहीं,
ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ये कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज तो खत्म हो गई परमानेंट, बची की क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो ये फ्री था, एग्जाम था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो ये एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। मतलब इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें से आप माइनस करेंगे 12% ऑफ स्टैंडर्ड, जो आएगा वो टैक्सेबल कर। तो अगर 12% तक कंट्रीब्यूशन है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं, 13% है तो 1% टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो दो बातें निपटा दी, बची दो चीजें, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। मान लिया क्वेश्चन में बताया इंटरेस्ट है 50,000 बस, तो इसमें दोनों का ही होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों सेम अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं तो इंटरेस्ट भी सेम ही होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों ही हमारे टैक्सेबल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं अब देखो ध्यान से। जो इंटरेस्ट है वो 9.5% तक ये भी एग्जाम्प्ट है, तो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, एग्जाम्प्ट है कहां तक, ऐसे 8.5% के आसपास ही मिलता है, तो सारा ही फ्री हो जाता है ना। और ये दोनों में आपको मिलेगा एग्जाम्पशन, चाहे ओल्ड स्कीम में जाए चाहे आप न्यू स्कीम में जाए, दोनों में ही आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस था 10, 11 और 12 में, कि ये अवेलेबल नहीं होगी in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relate to the amount or aggregate of amount of contribution made by employee exceeding 250 in the previous year on or after 1st April 21। इसका मतलब यह है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपका पैसा एक साल में 2.5 लाख से ऊपर जमा हो रहा है, आप केवल पीएफ में जमा हो रहा है साल भर में 2.5 लाख, तो आप बहुत अमीर हैं। 2.5 लाख तो पीएफ में जमा हो रहा है, तो इतने अमीर हैं तो आपको क्या ही छूट दे। तो लिखा है ये एग्जाम्पशन आपको, जो इस 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन होगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम नहीं होगा। 9.5% तक जो एग्जाम है वो कौन सा है, अप टू 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, और इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन इन देर, अच्छा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कर रहा है, तो एम्प्लॉय का जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाला है उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी बात। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा मान लिया एम्प्लॉयर है ही नहीं और आप खुद ही अकेले जमा करा रहे हो, तो फिर आपका 2.5 की बजाय 5 लाख हो जाएगी लिमिट, क्योंकि अकेले है और इससे पहले दोनों थे, दोनों में 2.5 लाख है, 5 लाख, तो आपको भी 5 लाख मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अनरिकॉग्नाइज, अच्छा एक और बात अभी हम आगे भी पढ़ लेंगे, एट द टाइम ऑफ डेथ एग्जाम्प्ट है, पूरा पैसा जो भी मिलेगा, रिटायरमेंट पे भी एग्जाम्प्ट है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब हम बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज नहीं। अब अगेन यहां पर वही 4 चीजें आएंगी, क्या क्या बताओ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इन दोनों पर
इनका ट्रस्ट भी आ जाएगा। ये सब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस 100% एग्जेम्प्ट। तो आपके मन में आ सकता है तो फ्री कर दिया, क्या फायदा हुआ, ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अभी देखो क्या होगा, डेथ पे तो फ्री है ना, लेकिन रिटायरमेंट पर 100% टैक्सेबल हो जाता, तो लाखों रुपए जो मिलेंगे वो टैक्सेबल हो जाए। लेकिन इसमें भी तीन चीजें टैक्सेबल होंगी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय का तो वही है, जो पैसा बैंक में जमा करा है वही निकाल लिया, उस पर थोड़ी ना टैक्स लगाएंगे। समझ में आती है बात? क्लियर? और दूसरी बात, तीन चीजें मिलेंगी टैक्सेबल होंगी। तीन चीजें क्या? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट हो गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुली टैक्सेबल, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। तो जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरी सैलरी इनकम तो है ही नहीं, कायदे से देखो तो। पहले तो इसलिए टैक्सेबल कर दिया था, आरपीआई में छोटी अमाउंट थी, अब अमाउंट बहुत बड़ी है, तो देखो मुझे इंटरेस्ट मिला है और वो मेरी सैलरी इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेज की इनकम, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाए। देखिए क्या लिखा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फिलहाल तो ये लिखा है कि ये सब एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब एक और नया पॉइंट आया था कि अगर आपका पैसा एम्प्लॉयर का 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है ना, तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, चाहे वो रिकॉग्नाइज में है, चाहे एनपीएस में है, या फिर वो सुपर एन्युएशन फंड में है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस पे अलग से वीडियो है, ये आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन में मैं इसे कवर करूंगा तो 1 घंटे की वीडियो केवल इसी पॉइंट की, तो ये तो आपको थ्योरी से देखना पड़ेगा। पीपीएफ पूरा फ्री होता है, कोई टैक्सेबल नहीं। टैक्सेबल केवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, और कुछ भी नहीं है। वो भी 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का तभी, और इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परक्यूजिट्स की। देखिए परक्यूजिट को एक बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरुआत में समझो, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? परक्यूजिट आपको फिक्स्ड अमाउंट में नहीं मिलती। रहने के लिए घर मिल गया, यूज करने के लिए कार मिल गई, तो ये फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है, ये एक फैसिलिटी है। तो हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एज पर द इनकम टैक्स रूल हमें इस फैसिलिटी की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, जो कि एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं होगी, टैक्सेबल वैल्यूएशन होगी एज पर इनकम टैक्स है। जैसे घर मिला रहने के लिए, तो घर की सही कीमत का पता नहीं लगाएंगे, देखेंगे आपके लिए सब घटा घटू के जो एक्चुअल में अमाउंट टैक्सेबल करनी चाहिए थी वही वैल्यूएशन करके टैक्सेबल कर। तो हमें क्या करना है, परक्यूजिट में वैल्यूएशन करनी है परक्यूजिट की, हर परक्यूजिट की, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट तो होती नहीं है, और उसमें से माइनस करना है अगर आपने इस परक्यूजिट के बदले में कुछ भी पैसा एम्प्लॉयर को दिया था। फॉर एग्जाम्पल आपको रहने के लिए घर मिला, तो हम यही तो मानेंगे घर फ्री में मिला है आपको, घर की वैल्यूएशन कर लेंगे। मान लिया आ गई 1 लाख, और आपने अपने एम्प्लॉयर को 40,000 रुपए दिए इस घर के बदले। एम्प्लॉयर ने कहा आपको हम एक रहने के लिए घर दे रहे हैं, लेकिन हम साल भर के 40,000 आपसे लेंगे। हमने कहा साल भर का 40, 4,000 रुपए पर मंथ से भी कम है। जो घर है वो तो उसकी कीमत हर महीने का किराया 20-25,000 होगा, उसका एम्प्लॉयर का अपना महल है, तो रहने को मिल गया, तो कोई दिक्कत। लेकिन एज पर इनकम टैक्स उसकी वैल्यूएशन आई 1 लाख, लेकिन आपने उसे कितने दिए, तो आपका 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 टैक्सेबल हो जाए, बस इतना काम। तो कोई भी परक्यूजिट है उसकी पहले वैल्यूएशन करो, फिर पता लगाओ कुछ आपने एम्प्लॉयर को इस परक्यूजिट के लिए दिया, माइनस कर दो, बस नहीं दिया तो मत। क्लियर?
तो अब हम बात करते हैं ऐसी परक्विजिट जो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। इसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले है हमारे पास रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री एकोमोडेशन, देखो घर एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड हाउस है, ये सारी बातें इसमें हम देखनी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो घर है, वो जो आपको घर मिला है वो टैक्सेबल कितना होगा एज ए परक्यूजिट, इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है। तो हम किसकी वैल्यूएशन सीख रहे हैं, रेंट फ्री हाउस। हर लोग कहते हैं कि भैया हम लोग कंसेशनल रेंट फ्री हाउस अलग, अरे कोई कंसेशनल नहीं है। आप पहले रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन करो, कोई भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पैसा दिया, माइनस कर दो, हो गया कंसेशनल। तो इसमें मेनली हमारे पास दो हैं। पहले कैटेगरी, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो हमें क्या करना है, और हम हमेशा किसकी वैल्यू कर रहे हैं, अनफर्निश्ड। फर्निश्ड के लिए मैं लास्ट में एक आइटम वैल्यू ऐड करा दूं, तो वो भी हमें बार बार बात करने की जरूरत। अनफर्निश्ड में देखो ये है अनफर्निश्ड हाउस, ये है इसके अंदर का फर्नीचर। तो अलग से फर्नीचर थोड़ी ना मिला, घर के साथ ही तो मिला है, या तो खाली घर या घर के साथ फर्नीचर। हम खाली घर की वैल्यूएशन करके फर्नीचर की वैल्यू अलग से ऐड कर दें, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है और उसे घर मिला है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स इसकी वैल्यूएशन कर लेंगे, क्वेश्चन में बता रखा होगा। ऐसे जनरली एक लाइसेंस फी होती है, वो क्वेश्चन में दे रखी होती है, वो ले लेते हैं। ठीक है, तो बस हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन कुछ लोगों के लिए फ्री है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, और अपोजिशन के लीडर हैं पार्लियामेंट में, जो आज की डेट में राहुल गांधी जी हैं, और सर्विंग चेयरमैन और मेंबर है यूपीएससी के, ऐसे कुछ लोगों के लिए सब फ्री है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए हमारे पास क्या है वैल्यूएशन। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको घर मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, और इसमें चेंजेस भी आए थे। तो नॉन गवर्नमेंट ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम क्या देख रहे हैं कि भैया, अब देखो एक बात समझो कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको घर मिल रहा है, तो घर पूरे इंडिया में तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हर जगह की वैल्यूएशन कैसे दिखाएं देखें तो थोड़ा मुश्किल है। तो हम इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही ज्यादा समझदारी से रूल बनाते हुए दो बातों पे कंसंट्रेट किया। आपका एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छा है तो उसे अच्छा घर मिलेगा। तो अच्छा एम्प्लॉय कैसे पता चलेगा, उसकी सैलरी के बेसिस पे। और अगर मान लिया कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, मैनेजर है, अब मैनेजर को दिल्ली मुंबई में घर मिल रहा है तो महंगा होगा।
कहीं गांव में मिल रहा है, भाई गांव में फैक्ट्री है, वहां मैनेजर है, वहां घर मिल गया, गांव में बहुत सस्ता होगा। तो कैसे पता चलता है सस्ता महंगा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जहां की पॉपुलेशन कम है वहां पर आपका किराया भी कम है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां घर की कीमत भी ज्यादा है। तो दो चीजों को कंबाइन किया, एक किस चीज को, सैलरी को, और दूसरा पॉपुलेशन को। तो क्या बोला इन्होंने कि अगर घर अपना है एम्प्लॉयर का, अगर घर एम्प्लॉयर का अपना है तो वो उस घर में, भाई किराया तो दे नहीं रहा एम्प्लॉयर, अपना मकान है, तो रेंट कैसे पता लगाए क्या है घर की वैल्यू? तो इन्होंने कहा अब दो चीजों का कॉम्बिनेशन, पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है 2011 के हिसाब से, तो 10% सैलरी का ले लो। देखो दोनों चीजों की सैलरी भी आ गई, यहां सैलरी का मीनिंग अलग है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो सैलरी भी आ गई और पॉपुलेशन भी आ गई। तो 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन तो 10% सैलरी ले लो। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख तक है, मतलब मीडियम सिटीज है, तो 7.5% ले लो। और बिल्कुल ही हल्की सिटी है जहां 15 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो वहां 5% ले लो। लेकिन ये चेंजेस आए कब से? कब से आए? 1 सितंबर 23 से। इससे पहले क्या रूल था? इससे पहले रूल था ये, क्या 15% 25 लाख 2001 के सेंसस, और ये 10%, और ये क्या था 10 से 25, और ये कितना था 7.5%, लेस देन 10। तो ये याद रखना है आपको थोड़ा सा कि एम्प्लॉय को अगर आपके एग्जाम में आया और क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई उसको घर मिला है, तो अप टू 31 अगस्त आपको ये वाले रूल लगाने, और 1 सितंबर से ये वाले रूल, है ना? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर एम्प्लॉयर का अपना घर, अच्छा रेंट सैलरी का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। यहाँ सैलरी का मीनिंग स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ सैलरी का मीनिंग कुछ अलग है। तो यहाँ सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए स्पेशल वाला, स्पेशल, है ना, प्लस ऑल कैश बेनिफिट्स, वेदर इट इज बोनस, वेदर इट इज कमीशन, और कमीशन भी स्पेशल नहीं है, जो मर्जी, चाहे फिक्स परसेंटेज है चाहे फिक्स अमाउंट है, प्लस ऑल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो परक्यूजिट ना हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स कुछ भी नाम से आए सारे आ जाएंगे। ये सारी चीजें आएंगी, फिर भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए देख लेते हैं क्या चीजें नहीं आएंगी। तो आपको प्रोविडेंट फंड नहीं लेना है, परक्यूजिट नहीं लेना है, एरियर ऑफ सैलरी नहीं लेनी है, एडवांस सैलरी नहीं लेनी है, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह में शेयर मिले तो वो नहीं लेना। तो सैलरी लेनी है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। ये सब कब करना है? जब मकान एम्प्लॉयर का अपना, अगर मकान किराए का लिया है तो मैक्सिमम क्या होता है 10%, तो 10% या किराया जो भी कम हो, बात खत्म। लेकिन 1 सितंबर से और 1 सितंबर तक 31 अक्टूबर तक क्या था ये? रेंट या 15% ऑफ सैलरी, जो भी कम ना। तो ये बात ध्यान रखिए। अब ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हमने देखा अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन, अनफर्निश्ड में हम प्लस कर देते हैं फर्नीचर की वैल्यू। बहुत सिंपल है, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, ओन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है तो हम लोग
क्या करेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि अपना तो उसे कॉस्ट पता है, रेंट तो पता नहीं, तो 10% पर एनम है ये, तो 6 महीने के लिए मिला तो 6 महीने 6/12 कर देंगे। और अगर रेंटेड है, किराए का लेकर फर्नीचर डाला तो रेंट ले लेंगे, एक्चुअल रेंट। यहाँ कंपैरिजन नहीं है कुछ, क्योंकि जब किराए पे लेंगे तो हमें उसका ये नहीं पता कि वो कितनी वैल्यू है कॉस्ट की। तो अगर अपना है तो 10% ऑफ कॉस्ट, किराए का तो किराया ऐड कर देंगे, बस इतना काम हम। कंसेशनल रेंट में माइनस कर देंगे जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है। अगर रहने के लिए होटल मिल गया, आपको घर की बजाय होटल में रुकवा रहे हैं, तो होटल तो महंगा होता है, वहां 24% ऑफ सैलरी लिया जाएगा ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी भेजा है आपको 15 दिन के लिए एक जगह से दूसरी जगह, 15 दिन के लिए भेजा, फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, सैलरी ड्यू बेसिस पर लेनी है ना? और एम्प्लॉय को भी ये घर मिला है तो टैक्सेबल है, एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को घर मिला है तो भी टैक्सेबल है। भाई एम्प्लॉय ने कहा मैं एम्प्लॉय को नहीं, उसके भाई को, उसकी मम्मी को, क्यों भाई क्यों दे रहे हो, तो सैलरी हुई ना। हाँ, एकोमोडेशन स्पेशल साइट पे मिली आपको, ऐसी जगह भेज दिया जहाँ कुछ है ही नहीं, वहां फ्री है, हाँ तो नेसेसिटी है, वहां लग्जरी नहीं है कुछ। एक से ज्यादा घर दे दिया अगर, देखो एक से ज्यादा घर है तो दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने तक जब आपका ट्रांसफर हो रहा है तो 3 महीने का टाइम देते हैं कि 3 महीने तक कोई एक घर टैक्सेबल करा लो, उसके बाद अगर 3 महीने के बाद भी दोनों घर मिल रहे हैं तो दोनों टैक्स। आपका एम्प्लॉयर एक से ज्यादा है तो बात तो गलत है, लेकिन कायदे से होना चाहिए, जिस एम्प्लॉयर ने आपको दिया है घर उसकी सैलरी ऐड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो सारे एम्प्लॉयर की सैलरी जोड़कर फिर कैलकुलेशन। ठीक है, गलत बात है लेकिन है। इसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉय का कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है कि ये पैसा एम्प्लॉय को देना चाहिए, एम्प्लॉय के घर का बिजली का बिल, एम्प्लॉय के घर का गैस कनेक्शन का बिल, ये किसकी ड्यूटी है, एम्प्लॉय की। दे कौन रहा है, एम्प्लॉयर। ये सबके लिए टैक्सेबल है, एक्चुअल अमाउंट जितना भी दिया है सब जुड़ जाएगा। एम्प्लॉय के बच्चों की स्कूल की फीस किसको जमा करानी चाहिए, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर देगा, जमा ऐड हो जाएगा, परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय घूमने गया है, कुछ सामान खरीदा है, पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया, टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा खर्चा पर्सनल जो एम्प्लॉय को करना चाहिए एम्प्लॉयर करेगा, सारा टैक्सेबल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर है, किस बेसिस पर है, डिस्चार्ज एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। ड्यू बेसिस पे LIC प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम है, वो भी ऐड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो हो जाएगा टैक्स। कोई शेयर्स मिले सस्ते या फ्री, टैक्सेबल हो जाएंगे। लोन मिला है, अब सुनो ध्यान से लोन की कहानी। लोन मिला एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को, मान लिया लोन मिला इंटरेस्ट फ्री, तो क्या टैक्सेबल होना चाहिए, क्या फायदा हो रहा है। मान लिया मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे एम्प्लॉयर ने 5 लाख का लोन दे दिया, तो मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट फ्री तो टैक्सेबल होगा। मान लिया मैं कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूं तो माइनस हो जाएगा वो, ये तो पहले भी बता चुका हूं मैं। तो क्या होगा, लोन की अमाउंट, लोन की अमाउंट। अब दिक्कत क्या है कि इंटरेस्ट रेट क्या लगाएं, तो इन्होंने कहा बहुत आसान, साल के पहले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उस वाली अमाउंट पर, उस वाले टाइप के लोन पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है, इंटरेस्ट रेट है वो लगाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय SBI ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट पीरियड। मान लिया आपने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन लिया 50,000 का अपने एम्प्लॉयर से, हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000 का लोन मोटरसाइकिल के लिए देता तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता,
और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 अप्रैल को देखेंगे, साल के पहले दिन वही लगा देंगे हम। और एम्प्लॉय से कुछ पैसा लिया, माइनस हो जाएगा। मान लिया ये आया 12% और आप एम्प्लॉयर को 8% दे रहे हो, तो 4% टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस कर रहे हो तो हर महीने के एंड में देखो कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पर कैलकुलेट करो मंथली इंटरेस्ट। दूसरा, 20,000 रुपए तक का लोन है, फ्री है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 20,000 तक का लोन लिया तो गरीब हो आप तो बहुत, छोड़ो। और अगर आपने स्पेसिफाइड डिसीजेज है रूल 3 में, बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, किडनी फेलियर ये सब, तो उस सिचुएशन में आपने लोन लिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं हो। ठीक है। घूमने के लिए गए हैं आप फैमिली के साथ, तो जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर करेगा सारा टैक्सेबल हो जाएगा। घूमने आप गए हो तो क्यों देगा एम्प्लॉयर खर्चा, पर्सनल है आपका। ऑफिस में आपको खाने पीने को मिल रहा है। अब एक बात बताओ, ऑफिस में आपको चाय पकौड़े समोसे मिले, आप उस पर थोड़ी ना टैक्स लगाएंगे। तो लिखा है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक टी स्नैक्स समोसे पकौड़े सब फ्री, कोई टैक्सेबल नहीं है। मुंह में पानी आ गया, सब फ्री। ठीक है, सब फ्री है। बात समझ में आ गई। वर्किंग आवर्स में, ठीक है, लेकिन खाना फ्री नहीं है। अगर खाना मिलता है तो हमने देखा चलो खाना भी फ्री करते हैं। तो फ्री इन द सेंस उन्होंने कहा सभी एम्प्लॉय को आप खाना दे रहे हो, इकट्ठा मैस में कैंटीन में बन रहा है, तो एक बारी में एक आदमी का 50 रुपए पर हेड से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। तो पूरे साल में कितनी बार खाना खिलाया, माइनस 50 रुपए पर मील आपको माइनस करके एग्जाम कर देंगे, बाकी टैक्सेबल कर। तो हर बार का 50 रुपए खाना, स्नैक्स का नहीं, स्नैक्स फ्री है, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस फ्री है। हाँ, अगर फूड आपको रिमोट एरिया में मिला, ऑफशोर स्टेशन में, कहीं ऐसी जगह जहां कुछ है ही नहीं, वहां सारा ही फ्री है, 50 रुपए भी नहीं देखेंगे, सारा फ्री, फुल्ली एग्जाम्प्ट। क्लियर। लेकिन केवल पुराने में एग्जम्पशन मिलेगी, नए में 50 रुपए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। गिफ्ट वाउचर मिले आपको, एम्प्लॉय ने आपको गिफ्ट दिया है। एम्प्लॉयर क्यों गिफ्ट देगा, हैप्पी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो उन्होंने कहा 5,000 तक का गिफ्ट बहुत है। तो अगर काइंड में मिल रहा है गिफ्ट 5,000 रुपए तक या उससे कम, पूरा एग्जाम्प्ट है ना। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन है फुल्ली टैक्सेबल है। और क्या सिचुएशन हो सकती है, कैश में, कैश में तो फुल्ली टैक्सेबल है। लिफाफा थोड़ी ना एम्प्लॉयर लिफाफा देगा, तुम ये शगुन का लिफाफा नहीं देगा वो, तो वो क्या देगा, कोई गिफ्ट दे रहा है, घड़ी वड़ी कुछ सब फ्री 5,000 तक। 5,000 से ऊपर की आइटम है, मान लिया 50,000 की घड़ी दे दी, पूरा टैक्सेबल है 50,000, पूरा 50,000, 5,000 माइनस भी नहीं होगा। कैश में तो 10 रुपए देगा, वो भी टैक्सेबल। तो कैश में फुल्ली टैक्सेबल, कोई लिमिट नहीं है। काइंड में 5,000 तक की अमाउंट है, फ्री है, एक साल में। मल्टीपल गिफ्ट सबको जोड़ो, अगर 5,000 या उससे कम है सारे फ्री, 5,000 से ऊपर होते पूरा टैक्सेबल। क्लियर। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का क्रेडिट कार्ड है तो किसकी ड्यूटी है, एम्प्लॉई की, वो जमा कराएगा पेमेंट, एम्प्लॉयर करेगा, फुली टैक्सेबल। लेकिन सोचो कॉमन सेंस, एम्प्लॉय ने ऑफिस के लिए कुछ खर्चा कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से, वो एम्प्लॉय ने दिया तो फुली एग्जाम, समझो ना। एम्प्लॉय ने पर्सनल खर्चा करा और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा, फुली टैक्सेबल। ऐसे ही क्लब, क्लब में आप जा रहे हैं तो क्लब का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा, फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर वो हेल्थ क्लब वगैरह है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो फिर और सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है तो फ्री है, या एम्प्लॉयर के अपने प्रीमाइसेस में है तो फ्री है। यूज ऑफ मूवेबल असेट, आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपने एम्प्लॉयर का कंप्यूटर यूज करा तो क्या टैक्स लगेगा, नहीं। मोबाइल यूज करा क्या टैक्स, तो यूज कंप्यूटर लैपटॉप फ्री है,
इस पे कोई टैक्स नहीं है, फर्नीचर वगैरह सब फ्री है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, जैसे आपने एम्प्लॉयर के पास एक म्यूजिक सिस्टम है 5 लाख रुपए का, अब उसे ले आए घर पे अपने यूज कर रहे हैं 2 महीने के लिए, तो टैक्सेबल है। वीडियो कैमरा ले आए, टैक्सेबल। तो कितना टैक्सेबल होगा मोटर कार के अलावा, क्योंकि मोटर कार को अलग से देखेंगे हम। तो 10% एक्चुअल कॉस्ट, जैसे फर्नीचर नहीं था घर में, वही है। अगर उसका अपना है तो 10% पर एनम कॉस्ट, किराए का है तो किराया, तो ये वही है। और मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए फुल मंथ का टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और ये हमेशा की बात है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ भी पैसा दिया वो माइनस हो जाएगा। कहीं एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को ये एसेट बेची दी तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि क्या सस्ते में तो नहीं बेची। अगर सस्ते में बेची है तो जितने सस्ते में बेची है वो टैक्सेबल, वो प्रॉफिट है आपका। तो कैसे पता चलेगा सस्ता है? यानी डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, इन्होंने रेट बता दिया। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 50% पर एनम डब्ल्यूडीवी का रेट लगाओ, डेप्रिसिएशन का रेट। मोटर कार पे 20% पर एनम डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओ, बाकी सब असेट पे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ। और पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर मार दो, फुल कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगाओ। मान लिया कोई एसेट 5 साल पुरानी है तो 5 साल का डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से लगाओ, डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। अब देखो, इससे सस्ता बेचा है महंगा, महंगा बेचा या इतना बेचा, कोई बात नहीं, खत्म बात। सस्ता बेचा है तो उतना टैक्सेबल कर दो, सिंपल सी बात है। क्लियर? हाँ, 10 साल से पुरानी कोई एसेट है उस पर कोई टैक्सेबल नहीं होगा, वो तो बेकार पुरानी कबाड़ है उसको। ठीक है। 10 साल से पुरानी एसेट को टैक्सेबल नहीं करेंगे। मेडिकल फैसिलिटी है, एम्प्लॉय को दी जा रही है, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, फ्री है, सरकारी अस्पताल फ्री है ना। स्पेसिफाइड डिसीजेस, गंभीर बीमारी है, फ्री है इलाज, तो सब फ्री हो गया। लेकिन बाकी सब में अगर कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं टैक्सेबल है, लेकिन गलत है, टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बीमारी पर खर्चा कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन है यार। केवल कब नहीं है? सरकारी अस्पताल, उसका अपना अस्पताल, या गंभीर बीमारियां, उसके अलावा कोई भी है तो टैक्सेबल है। शायद लोग झूठे बिल बनवा करके ना करें उसके। इंडिया के बाहर मेडिकल फैसिलिटी है, मान लिया इलाज कराना इंडिया के बाहर का है, तो जो बीमार है अकेले तो जाएगा नहीं, साथ में एक अटेंडेंट भी जाएगा। तो एक अटेंडेंट और जो मरीज है उन दोनों का मिला करके 2 टाइप के खर्चे हैं, एक आने जाने वहां रहने के, एक इलाज कराने। तो उनके ऊपर बात है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है वो जितना आरबीआई परमिट करेगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो आने जाने का, ट्रेवल का खर्चा और रहने का खर्चा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा, वो या तो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा या पूरा एग्जेम्प्ट होगा। उसके लिए क्या पता करेंगे? हम देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम एम्प्लॉय की, 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो पूरा एग्जाम, 2 लाख से ज्यादा तो पूरा टैक्स। ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन, बैंक वगैरह में वैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने के लिए कह देता है जाओ, वो किराया दे देता है आपको। तो अगर आप घूमने जाते हैं, इसमें 4 साल के ब्लॉक है, उन 4 साल के ब्लॉक में 2 बारी, 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप जा सकते हो। तो शॉर्टेस्ट रूट का किराया फ्री है, तीसरी बार जाओगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 2019 से 2022 का ये कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है, 4 साल है, 2019, 2020, 21, 22, 4 साल। इनमें 2 साल, 2 बार आप घूमने जाओ फ्री है, तीसरी बार से वो टैक्सेबल होना शुरू हो जाए। बात समझ में आई? मान लिया आप 2 बार नहीं गए, या तो 1 बार भी नहीं गए या 1 बार गए, तो इन्होंने कहा है या तो 1 बार भी नहीं गए या 1 बार गए, तो एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो 0 बार जाओगे तो भी एक ही जर्नी कैरी फॉरवर्ड होंगी, 2 नहीं।
तो या तो एक बार भी नहीं गए या एक बार गए तो एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर दो, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट ईयर में, मतलब केवल 2023। तो यहां पर अगर आप जाओगे तो पिछली बार की मानी जाएगी, तो मतलब कुल मिलाकर 3 जर्नी हो सकती है, अगर एक पिछली और 2 नई। ठीक है, अब क्या फ्री होगा? अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर नेशनल कैरियर का शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट मतलब आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो ये नहीं दिल्ली से कलकत्ता होते हुए मुंबई जा रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट रूट का किराया इकोनॉमी फेयर का अलाउड है। रेल से जा रहे हो तो एसी फर्स्ट क्लास, और कोई है तो डेस्टिनेशन, तो अगर वो ट्रेन से कनेक्टेड एरिया नहीं है वहां जा रहे हो तो आप देखो कि कोई और रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो उसका एसी क्लास का किराया फ्री हो जाएगा। मान लिया कोई सिस्टम है ही नहीं रिकॉग्नाइज, तो हम ये देखेंगे मान लिया ये ट्रेन से कनेक्टेड होता तो ट्रेन का जो किराया होता वो एग्जाम हो जाएगा। बच्चे 2 से ज्यादा आपको अलाउ नहीं है, लेकिन 11098 से पहले के सारे बच्चे अलाउड है, 11098 के बाद अगर तीसरा बच्चा हुआ तो अलाउड। हाँ, मल्टीपल जुड़वा बच्चे हो गए तो अलाउड है, लेकिन उससे पहले एक ही होना चाहिए, 2 के बाद जितने भी हैं वो सब टैक्स। एग्जेम्पशन न्यू में नहीं मिलेगा, ओल्ड में ही मिलेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो आपको मार्केट वैल्यू से थोड़े सस्ते मिल जाए या फ्री में। फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं माइनस जो भी एम्प्लॉय ने रिकॉर्ड, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर फ्री में मिलते हैं, तो जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपका फ्री है, वही है वैल्यूएशन। अब जो भी आप देंगे वो तो माइनस होता ही है, हमेशा हमने देखा। कोई और बेनिफिट मिलेगा तो वो भी टैक्सेबल। ये थे परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बहुत कुछ अभी बचा है तो हम पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके लिए फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा एक ही वीडियो, अभी भी हमारा 1 घंटे से ऊपर का शायद हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में इसको देखेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होते हैं, इनकी परक्विजिट क्या होती है, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिलीफ, सेक्शन 80C, बहुत कुछ है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।